नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, जैसा आप सब जानते हैं, लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कवरेज से हम सबको पता चल गया है कि आज एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी आवाज से जमे हुए खून भी खौलकर दौड़ने लगते थे, जिनके एक आवाज पर लोग मरने मारने को उतारू हो जाते थे अंग्रेजों के खिलाफ और देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, वो सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी का आज 125वां जन्म दिवस है। ये ऐसा अवसर है जिसकी आधुनिक भारत में तुलना कठिन है। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम अनेक लोगों की 50वीं जन्मशती, 50वां जन्म जयंती, 75वां जन्म जयंती उनके जीवित होने पर, उनके मृत होने पर, 100वीं जन्म जयंती, 125वीं जन्म जयंती हम मनाते हैं। लेकिन नेताजी की जयंती इतने बड़े पैमाने पर, जो कि वो डिजर्व करते हैं भारत में, वो मनाने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। आश्चर्य की बात यह है कि जिस उड़ीसा के कटक में वो पैदा हुए, हालांकि उस समय कटक पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा था, या जिस बंगाल के वो सुपुत्र माने जाते हैं, उस बंगाल ने भी कभी जिस ढंग से नेताजी की सूद ली जानी चाहिए थी, जितना सम्मान, उतने उच्च कोटि के व्यक्तित्व, साहसी, ओजस्विता से भरे हुए और संपूर्ण जीवन भारत की आजादी और भारत के लिए समर्पित करने वाले व्यक्तित्व को जो सम्मान और जो महत्व मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला। इस नाते मैं कहूंगा कि 125वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने जो कुछ पहल की है वह स्वागत योग्य भी है, प्रशंसनीय भी है। अब संजोग से इस समय पश्चिम बंगाल का इसी वर्ष चुनाव भी है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं। मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं लगता है। राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेगी। अगर महापुरुषों के नाम पर राजनीति हो इस देश में, अगर महापुरुषों के विचारों पर राजनीति हो तो बेहतर ही है। आज ममता बनर्जी ने भी पदयात्रा की, जिस घर से नेताजी लापता हुए थे कोलकाता में, वहां से आरंभ करके 8 किलोमीटर की पदयात्रा की। ये सब बातें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता में चलेंगी, लेकिन फिर भी इसका महत्व है। मित्रों, नेताजी के बारे में, उनके आरंभिक जीवन में जो कुछ उन्होंने किया वो बिल्कुल एक ज्ञात तथ्य है, ऐसा नहीं है कि ज्ञात नहीं है। हां, उनके लापता होने के बाद अंग्रेज सरकार ने उनके पता लगाने के लिए जो कुछ भी किया, उनके पास जो सूचनाएं थी, नेताजी जहां जहां रहे उसके बारे में उन देशों को फिर आजादी न मिलने तक अंग्रेजों को जो सूचना थी, और आजादी मिलने के बाद जो हमारी सरकार के पास सूचनाएं थी, वो सब लंबे समय तक गोपनीय बने रहे। दुनिया के देशों की बहुत सारी सूचनाएं तो अब भी गोपनीय है, लेकिन कम से कम वर्तमान केंद्र सरकार ने इतना किया कि 2016 में नेताजी सुभाष बोस से जुड़े हुए जिन फाइलों को गोपनीय कर दिया था, ऐसे 100 से ज्यादा फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। वो दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में है, कोई भी जाके देख सकता था। ममता बनर्जी ने भी किया, लेकिन वो भी चूंकि सुभाष बोस को लेकर के एक देश भर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गठित होने के बाद देश भर में लोगों की उत्कंठा जागृत हो रही थी, और राजनीति के हिसाब से ममता बनर्जी को भी लगा कि करनी चाहिए। उन्होंने भी जो पश्चिम बंगाल के पास थोड़ी बहुत फाइलें थी उसको सार्वजनिक कर दिया। अब मैं उन पर यहां नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें आज के संदर्भ में भी हमको जाननी चाहिए। नेताजी पहले व्यक्ति थे, पहले नेता थे जिन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत का तिरंगा झंडा फहराकर घोषित किया कि हम अब भारत के लोग आजाद भारत में रहते हैं।
और वहां नई सरकार गठित की आजाद भारत की। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि अनेक देशों ने उस सरकार को मान्यता दी। 11 देशों का तो नाम है कि उस सरकार को मान्यता दी। अगर भारत के नेताओं की ओर से उस समय नेताजी को सपोर्ट मिलता कि हमारी एक सरकार गठित हुई है, जितने देशों ने मान्यता दी है, उसके आधार पर ब्रिटेन की सरकार यहां से देश छोड़े। नेताजी ने जब दिल्ली चलो का आह्वान किया, जब उन्होंने 4 जुलाई 1944 को बर्मा में पहुंचकर और फिर वहां घोषणा किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस साधारण नारा नहीं था, किसी सामान्य व्यक्ति के अंदर से इस प्रकार का नारा निकल ही नहीं सकता। गिव मी ब्लड वी शैल गिव यू फ्रीडम। कितनी गहरी सोच से निकला हुआ ये विचार था। ये जरा ध्यान दीजिए, ये एक अंदर से एक वीर, एक साहसी, एक पराक्रमी और एक आत्मविश्वास से भरे हुए कि हम संघर्ष करके, युद्ध से अंग्रेजों को पराजित करके और भारत माता को मुक्त करेंगे। ये जिसके मन में पूरा भाव होगा वही ये नारा दे सकता है देश के लोगों को कि बिना खून से हमको आजादी नहीं मिल सकती। अहिंसा का भी अपना महत्व है, उसकी चर्चा बाद में, लेकिन इससे जो लोगों के अंदर एक जोश उत्साह पैदा हुआ इस पूरे देश में और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के अंदर, और जिस ढंग से लोग इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल होने लगे, वो भी एक इतिहास है। और ये भी नहीं है मित्रों कि उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों को आजाद कराया आजाद हिंद फौज की सेनाओं ने। ये भी आज जानना जरूरी है कि जब सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया तो उस सरकार के फौज के रूप में आजाद हिंद सेना का गठन किया, और इतने देशों की मान्यता का मतलब था कि वो जो सेना है वो अपने वैधानिक अधिकार के लिए लड़ रही है, और उस सेना की वो सारे देशों की सेना और सारे देश मदद करेंगे कूटनीति के स्तर पर। ये इतना कोई साधारण कारनामा नहीं था। नेताजी सुभाष बोस भारत में, भले लोग उनको जान गए थे आजादी की लड़ाई के कारण, लेकिन एक गुलाम देश का नागरिक भारत से छिपते हुए बाहर निकल के जाता है, सोवियत संघ, जर्मनी, इटली, जापान सबकी यात्रा करता है, वहां के नेताओं से मिलता है, आजादी के युद्ध में उनसे मदद मांगता है, बहुत सारी शर्तें जो आती हैं उनको अस्वीकार भी करता है, और होते हुए इतना समर्थन पा लेता है कि अंत में सिंगापुर में सरकार का गठन कर और उन देशों का समर्थन पाता है। मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में नेताजी के सदृश कोई दूसरे व्यक्तित्व ने ऐसा कारनामा किया होगा, लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य रहा कि उस समय जो लोग शीर्ष नेतृत्व पर थे, मैं उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा, सभी हमारे पूजनीय हैं, सभी माननीय हैं, सबका योगदान भारत की आजादी में रहा है, लेकिन नेताजी के अभियान को अगर सपोर्ट किया जाता, किसी तरीके से उनसे संपर्क किया जाता, शायद आज भारत का मानचित्र और भारत की स्थिति कुछ दूसरी होती। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आखिर हमारी सत्ता ने कैसा व्यवहार किया है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। 1947 से लेके 1977 तक नेताजी को भारत रत्न देने का विचार भी नहीं किया गया। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो 1978 में नेताजी सुभाष बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज कांग्रेस भी दावा करती है कि नेताजी तो हमारी पार्टी के थे। अरे भैया, एक तो आप कांग्रेस के लोग, क्या आप सभी पार्टियों के लोग दावा कर सकते हैं? क्योंकि नेताजी किसी पार्टी के, किसी विचार के नहीं थे, नेताजी पूरे देश के थे। लेकिन यह भी तो ध्यान रखिए कि नेताजी को वो कांग्रेस जिसका उत्तराधिकारी आप स्वयं को मानते हैं, कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? आखिर 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 में भी उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया, पट्टाभी सीतारमैया को हराया, लेकिन उनको हराने के बावजूद अंततः उनको कांग्रेस से इस्तीफा क्यों देना पड़ा?
ये भी तो कभी विचार करिए। नेताजी को अगर भारत में महत्व मिला होता व्यापक रूप से, तो शायद भारत की आजादी का एक दूसरा स्वरूप हमारे सामने आता। हम ये क्यों भूल जाते हैं? आज सब लोग सावरकर वीर सावरकर को गालियां देते हैं, आरएसएस को गालियां देते हैं, लेकिन वो नेताजी आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से भी संपर्क रखते थे। यहाँ तक कि देश छोड़ने के पहले वो उनसे मिलने भी गए थे। उन्होंने उनसे कहा था कि हमको आजादी के लिए संघर्ष करना है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि हम तो अब संगठन बना चुके हैं और हमारे संगठन का ये उद्देश्य है। वीर सावरकर से उनके संपर्क थे, उनके विचारों के आदान प्रदान होते थे, और वीर सावरकर भी इस विचार के थे कि संघर्ष करके आजादी लिया जाना चाहिए। अब ये चीजें आज किसी को बताई जाए तो सब नाक बहुत सिकोड़ने लगेंगे। मित्रों, आज की जो राजनीति है और वो आजादी के पहले की नहीं थी। उस समय कोई अछूत नहीं था। लोग हिंदू महासभा के भी सदस्य होते थे, कांग्रेस के भी होते थे, हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष होते थे, कांग्रेस के भी होते थे, आरएसएस में काम करते थे, कांग्रेस के आजादी के आंदोलन में भी भाग लेते थे। तो ये उस समय एक अलग प्रकार का विचार और व्यवहार था। लेकिन उस समय भी ऐसे नेता थे जो इन सब चीजों को नहीं स्वीकारते थे, अच्छा नहीं मानते थे, और एक समय फिर कांग्रेस की कांग्रेस की विचारधारा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता गया और बहुत सारे लोग कांग्रेस से अलग होते गए। जिस पश्चिम बंगाल से नेताजी भाग करके, उस समय बंगाल था, विदेश गए थे, उस बंगाल में गैर कांग्रेसी कम्युनिस्टों का शासन इतने दिनों तक रहा। आज उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने नेताजी के नाम पर, नेताजी के प्रति लोगों के अंदर सम्मान पैदा करने, नेताजी के जीवन के जुड़े तथ्यों को सामने लाने, और यही नहीं, नेताजी के नाम से लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा हो, लोग देश और समाज के लिए काम करें, इसके लिए क्या किया। सच यह है कि कम्युनिस्ट लंबे समय तक नेताजी सुभाष बोस को गालियां देते रहे, उनको हिटलर का दलाल और तोजो का कुत्ता तक कहा। क्या यह सच नहीं है? ये सब बयान रिकॉर्ड में है। दुर्भाग्य यह है कि नेताजी की जो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी थी या संगठन था, उसको चलाने वाले भी अंततः सत्ता के लिए वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। लंबे समय तक गठबंधन में रहे, हालांकि जमीन पर कई बार उनकी लड़ाई भी हुई सीपीएम से, लेकिन उनके साथ गठबंधन में शामिल होकर शासन चलाते रहे। वो कहते जरूर हैं कि हम कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन कम्युनिस्टों के साथ रहने से उन पर भी कम्युनिस्ट होने का ठप्पा लगा है। तो मित्रों, नेताजी के व्यक्तित्व को जानना समझना जरूरी है। ये पूरे 1 साल कार्यक्रम चलेगा और हम सबका दायित्व है कि हम सब नेताजी के जीवन से जुड़े हुए तथ्यों को समझें, पढ़ें, लोगों के बीच जितना संभव है उनको अपनी अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपने विस्तार, जितना भी हमारे संपर्कों का है उसके अनुसार ले जाएं। और इसके नाम पर अगर राजनीति होती है तो उस राजनीति की आलोचना, निंदा मैं नहीं करूंगा। ये होनी ही चाहिए महापुरुषों के नाम पर राजनीति। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अरे नेताजी की विचारधारा तो अलग थी, मोदी का विचारधारा तो अलग है। ये विचारधारा के नाम पर दिन रात जो है पाखंड फैलाने वालों के लिए महत्व होगा। विचारधारा किसी का कुछ भी हो, देश का जो महापुरुष है, देश के लिए जिया मरा है, देश को के नाम को गौरव पहुंचाया है, उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, उसके जीवन में कोई छोटी मोटी भूल भी हो गई हो तो वो भूल देश के लिए, समाज के लिए किए गए कामों से वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा अगर उससे देश समाज को क्षति नहीं हुई है। तो इस रूप में हमको महापुरुषों को देखना है। वोटों के नाम पर, अपने जीवन में सत्ता के नाम पर किसी प्रकार सा, एनजीओ चलाने के नाम पर, मीडिया चलाने के नाम पर, संगठन चलाने के नाम पर जो झूठ मूठ का विचार, अपने निहित स्वार्थों के कारण जो विचारधारा का खेल किया जा रहा है, उसमें हमको नहीं पड़ना है।
कोई भी संगठन नेताजी की 150वीं जयंती मनाती है, उनका महिमा मंडन करता है, उनके विचारों का फैलाव करता है, उनके नाम को लेकर के जनता के बीच जाता है, तो हम उसका समर्थन करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। जय हिंद का जो नारा नेताजी ने दिया वो आज हमारे लाल किला से दिए जाने वाला नारा बन गया है। वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे, उनको आप विचारों के बंधन में नहीं बांध सकते हो। आखिर नेताजी स्वयं अगर वो बिल्कुल पूरी तरह समाजवादी थे तो उन्होंने हिटलर से क्यों मुलाकात की कि हमको भारत की आजादी चाहिए, जर्मनी उसमें मदद करे। उन्होंने जापान के तानाशाहों से क्यों मुलाकात की कि हमको मदद करे। जो लोग उनको गालियां देते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि नेताजी सोवियत संघ भी गए थे, आखिर स्टालिन ने उनकी सहायता क्यों नहीं की, इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। आखिर वो भारत से छिपते हुए भागे अफगानिस्तान होते हुए उस समय के सोवियत संघ और आज के रूस भी गए थे। जब उनको सहयोग नहीं मिला है तब वो दूसरी ओर आए हैं और उनको सहयोग मिला है। जर्मनी में उनको काम करने की पूरी आजादी मिली, उनको संसाधन मिले, यहां तक कि उन्होंने आजाद हिंद रेडियो तक की स्थापना कर दी और उसको भी संचालन के लिए पूरी सुविधा वहां दी गई है। तो हिटलर के विचारों से हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में जर्मन राष्ट्र के रूप में अगर नेताजी को मदद मिला है तो हम उसको नहीं भुला सकते हैं और उस कदम को गलत नहीं कह सकते हैं। तो ये सारे तथ्य आपके सामने है, आप भी छानबीन कीजिए और इस 125वीं जयंती में हमारी कोशिश हो कि नेताजी का नाम संपूर्ण देश में गुंजायमान हो। भारत की लंबे समय से जड़ता में पड़ी हुई राजनीति जिस ढंग से 2014 के बाद हिल रही है, टूट रही है, नए नए विचार आ रहे हैं, उसमें यह भी एक योगदान हो। और आप देखेंगे कि इन सब से भारत की जो भारत के अंदर छाई हुई जो तंद्रा है, राजनीति में जो पाखंड है, विचारधारा के नाम पर घृणा, विद्वेष और निहित स्वार्थी तत्वों का जो जुटाव है, वो सब ध्वस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।